हेलो जय हिंद साथियों। आज के इस क्लास में हम करने वाले हैं बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर का प्रैक्टिस जिसका नाम है अम्ल, क्षार और लवण। तो चलिए हम शुरू करते हैं। मैं हूं रेलवे में सहायक लोको पायलट। ये है, आप देख रहे हैं प्रैक्टिस पॉइंट। चलिए चलती आज का क्लास स्टार्ट करते हैं। आपके सामने फर्स्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन देखिए और इसका आंसर आप अपने मन में पहले सोचिए, उसके बाद जो है हम यहाँ पे इसका क्वेश्चन के साथ डिस्कशन भी करेंगे। सवाल कहा गया है, अम्ल का जलीय विलयन विद्युत का संचालन करता है क्योंकि अम्ल जल में क्या होते हैं। तो यहाँ से आपसे सिंपल सी सवाल पूछा गया है कि अम्ल का जो जलीय विलयन है वो विद्युत का क्या करता है, सुचालक है, यानी कि उसमें विद्युत संचालन करते हैं। क्यों करते हैं? तो कारण एक ही है, क्योंकि उसमें जो होता है हमारा हाइड्रोजन आयन अलग हो जाता है, यानी कि वो आयन जो है वो आयनित होते हैं, इसीलिए। ठीक है, आयनित हो जाते हैं इसीलिए। ऑप्शन एक करेक्ट होगा। अब देखिए यहाँ पे अम्ल के बारे में आपसे पूछा गया है, तो अम्ल के बारे में आपको चीज़ें याद होनी चाहिए। कुछ चीज़ें जानकारी आपको याद है, अच्छी बात है, मैं बस आपका रिवाइज करवा देता हूँ। अम्ल जो होते हैं स्वाद में खट्टा होता है। ये नीले लिटमस पेपर को क्या कर देते हैं, लाल। आप लाल से कैसे, इसमें कन्फ्यूजन यदि आपको होता है तो याद रखने के लिए सिंपल सा टेक्निक है। लाल जो होता है वो होता है खतरनाक, और खतरनाक जो होता है क्या होता है, एसिड ही खतरनाक होता है। तो यदि लाल हो रहा है यानी कि वो डेंजर है, क्या है, एसिड है। विद्युत का सुचालक होता है। अम्ल का जलीय विलयन क्या होता है, विद्युत का सुचालक। धातु से ये जब क्रिया करेगा, अम्ल जब धातु के साथ अभिक्रिया करता है तो ये हाइड्रोजन गैस जो है यहाँ पे मुक्त करते हैं। इसका पीएच मान जो होता है 7 से कम होता है, ये ध्यान रखेंगे। कुछ अम्ल है उसका या नाम और उसका फार्मूला याद रखेंगे, जैसे HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है, सल्फ्यूरिक अम्ल H2SO4, नाइट्रिक अम्ल है आपका HNO3। ये सब तरीका अम्ल आपको याद रखेंगे। एसिटिक अम्ल हो गया या फॉर्मिक अम्ल हो गया, ये सभी याद रखना है। नेक्स्ट, चलिए वीडियो जो है आप पूरा देखें। बहुत कम समय में हम यहाँ पे क्वेश्चन के साथ साथ इसका डिटेल एनालिसिस भी करते चलेंगे और डिटेल डिस्कशन भी करते हुए चलेंगे। निम्नलिखित में कौन गंधीय सूचक नहीं है? देखिए सूचक जो होते हैं यहाँ पे पूछा गया है सूचक से, वो भी कौन सा गंधीय सूचक कौन नहीं है उसके बारे में। ठीक है, तो लौंग का तेल हो, वनीला हो, शकरकंद हो, या फिर इनमें सभी। अब आप थोड़ा सा यहाँ पे गंधीय सूचक के बारे में समझ लीजिए, उसके बाद फिर जो है चीज़ें आप आसानी से आप इसका आंसर दे सकते हैं। आंसर तो हम बता ही देंगे, लेकिन आप भी समझिए। देखिए साथियों, आप गंधीय सूचक होता क्या है? तो गंधीय सूचक जो होते हैं वो ऐसे पदार्थ होते हैं जिनकी गंध अम्ल और क्षार की उपस्थिति में बदल जाते हैं। ठीक है, इनका उपयोग जो है यह पहचानने के लिए किया जाता है कि कोई विलयन अम्लीय है या वो क्षारीय है, इसके लिए करते हैं। तो कुछ गंधीय सूचक है, जैसे कि प्याज, ये गंधीय सूचक है। अम्ल में प्याज का गंध जो है चेंज नहीं होता है, गंध बनी रहती है। और क्षार में जैसे ही इसको देंगे तो इसका जो प्याज का जो गंध होता है वो गंध ही खत्म हो जाता है, समाप्त हो जाता है। वनीला एंजेंस में जो होता है यहाँ पे क्या होता है, इसमें भी सेम चीज़ें, अम्ल में गंध बनी रहती है, लेकिन यहाँ पे जैसे ही क्षार में इसको देंगे तो उसका गंध ही खत्म हो जाएगा। लौंग का तेल का भी यही केस है कि एकदम इसका गंध लौंग के तेल में सेम रहेगा, लेकिन यहाँ पे क्षार में जैसे ही देंगे वो बदल जाते हैं। चलिए नेक्स्ट आपके सामने क्या है, चींटी के डंक में कौन सा अम्ल पाया जाता है? चींटी का डंक। अब यहाँ पे समझना है कि ये अम्ल से आपसे पूछा जाता है कि कौन सा अम्ल किस में पाया जाता है, वो चीज़ें आपको ध्यान रखना है। बताने के लिए तो आप सिंपल से मार के निकल सकते हैं, लेकिन आपको थोड़ा रिवाइज कर लीजिए। ठीक है, कि यहाँ जो है ये लिस्ट आपके सामने है, इस लिस्ट को आप याद रख लीजिए, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। ठीक है, ये बहुत इम्पोर्टेंट है, इसको आप याद रखेंगे। जैसे सिरका है, सिरका में कौन सा अम्ल होता है, एसिटिक अम्ल होते हैं। इसका यहाँ पे फार्मूला है, आप फार्मूला याद रख सकते हैं। इसका फार्मूला आप जरूर याद रखें। नींबू, संतरा या फिर जो भी खट्टे फल हैं उसमें साइट्रिक अम्ल होते हैं,
और वहीं दही में यदि बात किया जाए तो वहाँ पे आपको लैक्टिक अम्ल हो जाएगा। इमली, अंगूर और कच्चे आम हो गए, इसमें टार्टरिक अम्ल होते हैं। इसमें से सबसे ज़्यादा जो है इमली के बारे में पूछा जाता है, इमली में टार्टरिक होता है। लाल चींटी और मधुमक्खी, जो कि अभी आपका क्वेश्चन इस पर बना हुआ था, उसमें हो जाएगा कौन क्या हो जाएगा, मेथेनोइक हो जाएगा। और इसका सामान्य नाम जो होता है वो फॉर्मिक अम्ल होता है। बाकी रासायनिक नाम बात हो करें तो वो मेथेनोइक नाम है। टमाटर हो या पालक हो, इसमें आपका ऑक्जेलिक अम्ल होते हैं। सेब में जो होता है आपका मैलिक अम्ल होता है। आंवला और अमरूद में जो हो जाएगा एस्कॉर्बिक हो जाएगा। तो ये लिस्ट आप याद रखेंगे तो आसानी से हो जाएगा। अब आइए आप इस क्वेश्चन का स्वयं आंसर दीजिए। क्या कहा गया है, चींटी के डंक में। तो देखिए चींटी के डंक में क्या हो जाएगा, आपका मेथेनोइक अम्ल हो जाएगा। मेथेनोइक अम्ल हो जाए या फिर आप इसको फॉर्मिक अम्ल बोले, ठीक है। मेथेनोइक अम्ल जो होता है ये आपका रासायनिक नाम है और जो सामान्य नाम है वो फॉर्मिक है। नेक्स्ट, अब बताइए टार्टरिक अम्ल किसमें पाया जाता है। टार्टरिक अम्ल, ठीक है, टार्टरिक अम्ल किसमें पाए जाते हैं, तो टार्टरिक अम्ल जो है यहाँ पे हम इमली में पाया जाता है। किसमें, इमली में। आपको ये चीज़ें भी बता दिए थे तो आप याद रखेंगे इमली में। ये लिस्ट आप ध्यान रखेंगे बिल्कुल। एक बार फिर से रिपीट कर दे रहा हूँ स्पीड में, उसको समझ लीजिए। सिरका में एसिटिक, नींबू में साइट्रिक, दही में लैक्टिक, इमली में टार्टरिक, लाल चींटी में मेथेनोइक, टमाटर में ऑक्जेलिक और सेक में मैलिक। नेक्स्ट देखिए, वीडियो को जो है आप अपने मन से लाइक करें, कमेंट कर दें वीडियो के, कोई भी आपका राय सुझाव हो तो कमेंट कर दें और शेयर अपने ग्रुप में इसको कर दें। चलिए, बुझे हुए चूने का रासायनिक नाम क्या है। अब देखिए, बुझा हुआ चूना है। क्या है, बुझा हुआ चूना। बुझा हुआ चूना है, इसका फार्मूला जो होता है CaOH का होल ट्वाइस। अब बताइए इसका फार्मूला ये है तो क्या हो जाएगा, ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। तो ऑप्शन नंबर कहाँ दिया हुआ है, 4 में। तो कुछ जो है आपको रासायनिक नाम भी आपको याद रखनी पड़ेगी, ठीक है। रासायनिक नाम भी याद रखना पड़ेगा। हम आपके सामने ये VBI जो है रासायनिक सूत्र दे दिए हैं, इसको आप याद रखेंगे। जैसे कि बिना बुझा हुआ चूना कैल्शियम ऑक्साइड, बुझा हुआ चूना है तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। चूना पत्थर संगमरमर चौक बोले तो ये सभी में क्या जाएगा, कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3। POP यानी कि प्लास्टर ऑफ पेरिस जो है, इसका क्या होता है, CaSO4 हाफ H2O, यानी कि कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट। हेमीहाइड्रेट मतलब होता है हाइड्रेट का मतलब होता है जल, और हेमी लग गया तो मतलब समझिए कि वो हाफ है, ठीक है। जिप्सम क्या क्या होता है, कैल्शियम सल्फेट डाईहाइड्रेट। जैसे यहाँ पे हाइड्रेट का मतलब क्या होता है, जल यानी कि H2O, और डाई लग गया तो उसका मतलब होता है 2, तो ये हो गया ये, ठीक है, ये ध्यान रखिए। बाकी ये तो कैल्शियम सल्फेट है ही। बालू या रेत का होता है सिलिकॉन डाइऑक्साइड SO2। ब्लीचिंग पाउडर का जो होता है आपका ये कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, तो CaCO2, ये ध्यान रखेंगे। ये सभी VBI है, इसलिए इसमें हम ये नहीं बोलेंगे कि इसको याद मत रखिए, बल्कि आपको ये सभी याद रखने चाहिए। आपके लिए लेके आए हैं केवल क्वेश्चन नहीं, जो कि आपका क्वेश्चन के माध्यम से रिवीजन कराना हमारा मेन मकसद है। तो इसीलिए मैं इस तरह से चीज़ें लेके आया हूँ कि आपके कानों और आपकी आँखों से एक बार होके गुजर जाएंगे तो आपको याद रखना आसान होगा। तो वीडियो को आप अपने मन से जो है एक लाइक कर दीजिए, और हो सके तो इसको शेयर कीजिए, नहीं तो एक कमेंट आप करके बता सकते हैं कि अपनी राय बता सकते हैं कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। इसमें कुछ सुधार की आवश्यकता है तो वो भी आप हमें बताइए, हम उसमें बिल्कुल करेंगे। निम्नलिखित में संश्लेषित सूचक कौन सा है, संश्लेषित सूचक, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए सूचक के बारे में थोड़ा सा आपको समझाते हैं कि सूचक होता क्या है, उसके बाद फिर वहाँ पे हम लौट के आएंगे। सभी क्वेश्चन जो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। देखिए सूचक जो होते हैं हमारे दो तरह के होते हैं, एक तो हमारा नेचुरल होता है यानी कि प्राकृतिक सूचक होता है, दूसरा हमारा कृत्रिम सूचक या इसी को हम संश्लेषित सूचक बोलते हैं। देखिए जो हमारे प्राकृतिक सूचक होता है यह क्या होता है, ये पौधे या फिर कोई भी प्राकृतिक स्रोत से प्राप्त करते हैं। जैसे कि हमारा लिटमस हो गया, हल्दी हो गया, लाल पत्ता गोभी हो गया, ये सभी क्या है, प्राकृतिक सूचक है। लिटमस के बारे में हम लोग बात करेंगे, लेकिन यहाँ पे थोड़ा समझ लीजिए। जो हल्दी है, यह हल्दी क्या होता है, ये क्षार के जैसे ही संपर्क में आएगा ये लाल हो जाएगा, ठीक है। क्षार के संपर्क में आने से क्या रहता है, लाल। कौन, हल्दी। हल्दी होता है पीला है, लेकिन क्षार में क्या हो जाएगा, ये लाल। पत्ता गोभी जो होता है हमारा,
इसका रस भी जो है अम्ल क्षार के साथ अलग अलग रंग देता है। वहीं पे अभी हमारा जो क्वेश्चन यहाँ पे बना था वो इस पे बना था कि संश्लेषित सूचक के बारे में बताइए, ये क्या होता है। संश्लेषित सूचक जो होता है दोस्तों, ये प्रयोगशाला में मतलब कि रसायनों द्वारा जो है ये मानव निर्मित होते हैं। जैसे कि आपका एक फेमस एग्जाम्पल है आपके एग्जाम की दृष्टि से, क्या है, जैसे मेथिल ऑरेंज है। देखिए मेथिल ऑरेंज के क्या होता है कि ये अम्ल में जो होते हैं ये लाल होते हैं। जैसे कि हमारा लिटमस पेपर भी अम्ल में लाल होता है, तो उसी तरह से मेथिल ऑरेंज भी लाल होता है, सेम रहता है। लेकिन क्षार में जो होते हैं ये पीला हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं? पीला हो जाते हैं, बस ये फ़र्क है। आइए अपने सवाल पे लौटते हैं। यदि बेसिक चीज़ें समझने के बाद हम सवाल पे लौट के आते हैं। ओके, तो सवाल आप देख रहे हैं, इसका आंसर आप बताइए कि सूचक है, संश्लेषित सूचक कौन है, यानी कि जो मानव के द्वारा प्रयोगशाला में बनाया गया। हल्दी तो नहीं है भाई, हल्दी तो हमारा क्या है, हल्दी हमारा प्राकृतिक सूचक है, और लिटमस भी प्राकृतिक सूचक है, लाल पत्ता गोभी भी प्राकृतिक सूचक है। ये हमारे चीज़ें उगती है प्राकृतिक में। मेथिल ऑरेंज जो होती है ये हमारा संश्लेषित है। इसके ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 3 जो है हमारा सही आंसर होगा, करेक्ट है। अब यहाँ पे मेथिल ऑरेंज आपको तो बता ही दिए, अभी जस्ट हमने डिस्कस किया कि मेथिल ऑरेंज जो होता है यहाँ पे अम्ल में लाल हो जाता है और क्षार में पीला। नेक्स्ट चलिए, आपका भोला बसरा जो भी चीज़ें हैं याद हो जाएगा। याद यदि आपका नहीं भी है तो इसके माध्यम से हम ये चीज़ें कवर कर लेंगे, बहुत सारे चीज़। कौन सा पदार्थ जलीय विलयन में लाल लिटमस पत्र को नीला कर देता है? देखिए लिटमस पेपर के बारे में बात करें तो लिटमस पेपर के यहाँ की बात हो रही है, तो लिटमस पेपर में 2 ही चीज़ आपको ध्यान रखना है, या तो ये लाल होगा या फिर ये क्या होगा, नीला होगा। ठीक है, ये बोले, अब हम क्या बोले, लाल यदि हो रहा है तो इसका मतलब वो बड़ी खतरनाक है। खतरनाक कौन होता है? एसिड। तो नीला ये किस में होगा? बेस में होगा। बेस बोले तो किस में होगा? क्षार में होगा। ठीक है, और ये एसिड बोले तो क्या हो गया? तो ये हमारा अम्ल हो गया। ठीक है, ये तो नीला यहाँ पे बात हो रहा है। नीला जैसे बात हो गया तो वो बेस यानी कि क्षार है। क्या है? क्षार। तो ऑप्शन नंबर 1 हमारा यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे साथियों ये एनसीईआरटी का आप किताब का ये कटिंग है, आप समझ सकते हैं। इसको हमने क्यों लगाया, ये इस पे बहुत सारा क्वेश्चन बनता है और इससे बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, समझिए। देखिए लिटमस विलयन जो होता है ये एक बैंगनी रंजक है। क्या है? बैंगनी रंजक होता है, खुद में बैंगनी रंजक होता है। पहली बात तो ये ध्यान रखना है। ये जो होता है थैलाफाइटा समूह, थैलाफाइटा समूह के लिचेन पौधे से, लिचेन नामक पौधे से निकाला जाता है। सवाल इतने दूर में बनता है कि जो लिटमस होता है, सवाल यहाँ पे बनता है भाई कि जो लिटमस होता है वो किस पौधे से प्राप्त किया जाता है। तो आपको याद रखना है कि ये लिचेन पौधे से, थैलाफाइटा समूह के लिचेन पौधे से निकाला जाता है। ये इसे प्रायः सूचक की तरह उपयोग करते हैं। लिटमस विलयन जब, यहाँ पे ये इंपॉर्टेंट लाइन है, लिटमस पेपर जब ना तो अम्लीय होता है और ना ही क्षारीय होता है तब यह बैंगनी रंग का होता है। ठीक है, क्या होता है? बैंगनी रंग का। ये जो हम यहाँ पे कर रहे हैं सर्कल, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ से जो है चीज़ें आपसे डायरेक्ट क्वेश्चन इससे बना है, इस लाइन से। तो आपको याद रखना है सिंपल वो एक लाइन में कि जो लिटमस हमारा होता है वो बैंगनी रंग का होता है वास्तविक में। लेकिन ये बैंगनी रंग का वास्तविक में होता है, लेकिन जब हम इस लिटमस को, बात समझ रहे हो भाई, यानी कि ये हमारा लिटमस है, तो ये लिटमस हमारा वास्तव में कैसा होता है, तो ये अब बोलेंगे ये बैंगनी रंग का होता है। और जब इस लिटमस को हम क्या करते हैं, अम्ल में डालते हैं, है ना, मतलब कि अम्लीय विलयन में डालते हैं और फिर यहाँ पे हम इसको क्षारीय विलयन में डालते हैं, तब इसका रंग बदलता है। ठीक है, विलयन शॉर्ट में लिख देता हूँ, ये ध्यान रखिए। जब हम इस लिटमस को, यानी ये बैंगनी रंग का जो वास्तव में होता है, अम्ल विलयन में डालते हैं तो ये जो हो जाता है लाल हो जाता है।
क्या हो जाता है, लाल। और जब हम क्षारीय विलयन में डालते हैं तब ये नीला हो जाता है। ठीक है, ये ध्यान रखियो, यही इसमें डिफरेंट होता है। चलिए नेक्स्ट, चलिए वीडियो को लाइक करते जाएंगे, कमेंट करते जाइए। विरंजक चूर्ण का रासायनिक सूत्र क्या है? विरंजक चूर्ण का रासायनिक सूत्र, देखिए हमने बोला आपको कुछ चीज़ें का रासायनिक सूत्र आपको याद रखना पड़ेगा। आपको अभी लिस्ट दिया, आपको याद होगा तो बता सकते हैं। विरंजक चूर्ण का रासायनिक सूत्र होता है CaOCl2। अभी जस्ट हम बताए थे कैल्शियम ऑक्सी क्लोराइड। ठीक है, ऑप्शन नंबर जो हो जाएगा हमारा यहाँ पे 4 करेक्ट हो जाएगा। अब यहाँ पे कुछ प्राकृतिक जो है ये भी NCERT का है, मोस्ट इम्पोर्टेंट है। ठीक है, मोस्ट इम्पोर्टेंट, सबसे पहले आपको ये लिस्ट जो है याद रखनी है, बाकी और भी याद रखनी है लेकिन ये मोस्ट है। मोस्ट क्या है कि जो सिरका है, सिरका जो ये प्राकृतिक स्रोत सिरका है, सिरका जो है, सिरका में क्या पाया जाता है तो एसिटिक अम्ल, एसिटिक अम्ल। संतरा में क्या पाया जाता है तो संतरा में साइट्रिक अम्ल, इमली में टार्टरिक अम्ल, टमाटर में ऑक्जेलिक अम्ल, खट्टा दूध हो या फिर हम बोले तो दही, दही हो जाए या दूध फट जाए या फिर दही बन जाए तो उसमें लैक्टिक अम्ल। नींबू है तो नींबू में सिट्रिक अम्ल होता है, नींबू में सिट्रिक अम्ल होता है, और संतरा में भी सिट्रिक अम्ल होता है। ठीक है, चींटी का डंक हो गया तो उसको मेथेनोइक अम्ल हो गया, या फिर फॉर्मिक अम्ल बोलो, फॉर्मिक। ठीक है, फॉर्मिक अम्ल हो गया। नेटल का जो डंक होता है इसमें भी हमारा फॉर्मिक अम्ल होता है। नेटल का डंक जो क्या बोलते हैं देसी में, मतलब गांव की भाषा में उरकुस्सी बोलते हैं ना, हाँ उरकुस्सी बोलते हैं। ठीक है, तो उसमें भी क्या होता है, मेथेनोइक अम्ल ही होता है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। अब यहाँ पे जरा समझिए, तो देखिए चीज़ों को हम आपको याद है, अच्छी बात है, लेकिन हम एक बार आपके नज़रों से गुजार देंगे तो आपको पता चल जाएगा कि चीज़ें हमको वास्तव में क्या पढ़ना है। NCERT किताबें पढ़नी है, उसमें जो फैक्ट है उसको सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट देना होता है भाई। जो उसमें है वही असली फैक्ट है, वही असली सच है। अब यहाँ पे पूछा गया अम्लराज, अम्लराज से भी क्वेश्चन आपसे आते हैं और बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अम्लराज के बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए, मैं इस वीडियो में भी आपका अम्लराज के बारे में बताऊंगा। अब यहाँ पे कहा गया अम्लराज, चलिए आपको थोड़ा बता देते हैं ताकि इस क्वेश्चन का आंसर जो नहीं दे पाते हैं, जो दे दिए हैं बहुत अच्छा है, वो दे सकते हैं आप लोग, है ना। अब आइए थोड़ा सा रिवाइज करते हैं और या हम आपको थोड़ा बताते हैं। अम्लराज, जिसको कि हम इंग्लिश में एक्वारेजिया बोलते हैं, ये होता क्या है? तो ये जो होता है ये 2 प्रबल अम्लों का मिश्रण होता है, जिसमें सांद्र हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का 3 भाग और सांद्र नाइट्रिक अम्ल का 1 भाग होता है। यानी कि यदि हम बात बोले तो HCl और HNO3 का यहाँ पे 3:1 में इसका रेशियो होता है। इसके इसी अनुपात को हम बोलते हैं एक्वारेजिया। देखिए इसको हम अम्लराज इसको कहते नहीं, इस मिश्रण को हम अम्लराज कहते क्यों हैं? अम्लराज बोले तो किंग ऑफ एसिड, अम्लों का राजा क्यों कहते हैं? किंग ऑफ एसिड क्यों कहा जाता है? क्योंकि यह सोना, प्लेटिनम जैसी जो अत्यंत ही निष्क्रिय धातु होती है उसको भी ये घोल सकता है, यानी उससे भी ये क्रिया कर सकता है, उससे भी ये रिएक्ट कर सकता है। इसका जो ये रेशियो है एक्वारेजिया जो होता है ना, ये आपको अंदाज़ा नहीं होगा। आपको है ना बताऊं कि सोना और प्लेटिनम जो है ये क्रियाशील धातु नहीं है, बहुत नग्न क्रियाशील है, मतलब अत्यंत निष्क्रिय है। नोबल धातु इसको बोलते हैं, नोबल मेटल करता ही नहीं है, इसी कारण से इसका आभूषण बनाने में करते हैं। लेकिन एक्वारेजिया जो होता है इससे रिएक्ट कर जाता है, जबकि कोई भी अकेला अम्ल ऐसा नहीं कर सकता। कौन कर सकता है अकेला? ये एक्वारेजिया ही। इसीलिए इसको अम्लों का राजा कहा गया है, अम्लराज का दर्जा दिया गया है इसको। चलिए नेक्स्ट, इसका उपयोग जो है क्या है? तो सोना प्लेटिनम को घोलने में,
प्रयोगशाला में कांच के उपकरण को साफ करने के लिए, रासायनिक विश्लेषण और धातुओं के शोधन में इसका उपयोग किया जाता है। तो आपको अब समझ में आ गया कि अम्लराज होता क्या है। अम्लराज जो होता है वो HCl और HNO3 का मिश्रण होता है। लेकिन मिश्रण में कितना मिश्रण, ऐसा नहीं कि कुछ भी मिला देंगे तो दोनों को नॉर्मली मिला दिए, तो नहीं, ऐसा नहीं होगा। HCl का जो होगा हमारा यहाँ पे 3 भाग, और जो हमारा HNO3 का होगा वो 1 भाग। याद रखने के लिए आप सिंपल याद रखिए, जिसमें 3 है ही उसमें 3 नहीं देना है, जिसमें 3 है उसमें 3 नहीं आएगा, जिसमें 3 नहीं है वो 3 इसमें आएगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा 3:1, ऑप्शन नंबर 4। हमको मालूम है क्या कन्फ्यूजन रह जाता है, क्या आपको दिक्कत होती है, इसीलिए हम साथ साथ में जहाँ पे होती है ट्रिक बताते चलते हैं याद रखने के लिए। चलिए, ये तो समझ गए आप, आपको अच्छा लग रहा है तो एक बार ज़रूर आप बताएं। आपके सामने ये क्वेश्चन है कि अम्ल का जलीय विलयन विद्युत का संचालन करता है क्योंकि अम्ल जल में, ये तो बता ही चुके हैं, ये जल में घुल के क्या होते हैं, आयनित होते हैं। आर्हेनियस ने इस चीज़ को बताया था। ठीक है, आर्हेनियस ने सबसे पहले ये चीज़ों को बताया। अब देखिए, अमोनिया के एक अणु में नाइट्रोजन और हाइड्रोजन का अनुपात कितना है। किसका, नाइट्रोजन यानी कि N, हाइड्रोजन यानी कि H। अमोनिया होता क्या है मेरे भाई, तो अमोनिया का फार्मूला होता है NH3, ये होता है। नाइट्रोजन, इसमें नाइट्रोजन का संख्या कितना है, 1 है, कितना है, 1। और फिर यहाँ पे हाइड्रोजन देखें तो हाइड्रोजन की संख्या 3, यानी 1:3। ऑप्शन नंबर जो है हमारा 1 हो जाएगा। ठीक है, ये हो जाएगा 1:3। अब यहाँ पे नेक्स्ट सवाल है कि सबसे अधिक अम्लीय ऑक्साइड कौन है। अधिक अम्लीय ऑक्साइड, यहाँ पे कैल्शियम ऑक्साइड है, मैग्नीशियम ऑक्साइड, सोडियम ऑक्साइड या SO2 सल्फर डाइऑक्साइड, कौन है। देखिए, सबसे अधिक अम्लीय ऑक्साइड, तो ये अम्लीय ऑक्साइड होते कौन है, तो सिंपल सी बात आपको हम बताए हैं। यदि आप पीछे वीडियो हमारा कंटिन्यू देख रहे हैं तो उसमें हमने डिस्कशन में सारा चीज़ें क्लियर की हैं कि जो हमारा ओधातु के ऑक्साइड होते हैं, ओधातु मतलब एक सेकेंड, ओधातु के जो ऑक्साइड होते हैं, ओधातु के ऑक्साइड, ठीक है, जो ओधातु के ऑक्साइड होते हैं ये, इसकी प्रकृति क्या होती है, अम्लीय होती है। और जो धातु के ऑक्साइड होते हैं, धातु के ऑक्साइड ये जो होते हैं हमारा क्षारीय प्रवृत्ति के होते हैं। ठीक है, तो याद रखने के लिए भी हम बोले थे कि ओधातु में अ है, अम्लीय में भी अ है, तो ओधातु ऑक्साइड अम्लीय होते हैं। तो यहाँ पे देखिए कैल्शियम है, ये तो हमारा क्या है, क्षारीय है, अम्लीय ऑक्साइड होगा नहीं, तो क्षारीय ऑक्साइड है। ये भी सेम क्षारीय ऑक्साइड हो जाएगा। सोडियम, ये भी धातु, मैग्नीशियम धातु है, सोडियम ये भी धातु है, ये भी क्षारीय हो जाएगा। SO2 ये हमारा ओधातु है, क्या है, ओधातु के ऑक्साइड है ना, तो ये हमारा ओधातु के ऑक्साइड है, समझे, ओधातु के ऑक्साइड। तो जो हमारे ओधातु के ऑक्साइड हैं यही क्या होते हैं, अम्लीय होते हैं। तो अम्लीय तो हमारे यही होंगे, है ना। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा हमारा, 4 सही हो जाएगा। ठीक है, ये नहीं होगा, 2 नहीं होगा, 3 नहीं होगा, ऑप्शन 4 हमारा सही होगा। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ रही है और आपका बेहतर रिवीजन भी हो रहा है। देखिए, हम आपको इस तरह से बता रहे हैं, इसका मतलब ये नहीं, संसाधन बहुत सारे लोग डिजिटल बोर्ड पे पढ़ा रहे हैं तो वही बेहतर पढ़ा सकते हैं। बहुत सारे टीचर हैं जो कि साधन नहीं है उतना, लेकिन फिर भी बढ़िया नॉलेज रखते हैं। अच्छा, खड़िया का सूत्र यहाँ पे क्या होता है, रासायनिक सूत्र देखो, खड़िया बोले या चौक बोले वो कैल्शियम कार्बोनेट होता है, या फिर आपको बोले संगमरमर बोले वो भी कैल्शियम कार्बोनेट ही होता है।
ठीक है, अलग अलग नाम है, लेकिन एग्ज़ाम में सवाल सभी नाम से आ गए, इसीलिए आपको सभी नाम याद रखनी है और प्रैक्टिस से सभी चीज़ें आसान हो जाती है। सिरका में कौन सा अम्ल पाए जाते हैं? तो सिरका में जो होते हैं, क्या होता है, अभी चीज़ें आपको हम बताए थे ना, एसिटिक अम्ल पाए जाते हैं। ठीक है, ये बताए थे। ठीक है, कमेंट में आप बताइए। अब तो आप बता सकते हैं कि फॉर्मिक अम्ल, फॉर्मिक एसिड बताइए किस में पाया जाता है? ठीक है, ये चीज़ें आपको हम समझा ही चुके थे। सिरका में एसिटिक अम्ल, संतरा में सैट्रिक, इमली में टार्ट्रिक, टमाटर में ऑक्जेलिक, खट्टा दूध में लैक्टिक, नींबू में सिट्रिक, चींकी के डंक हो या नेटल का पौधा हो, इस सब में मेथेनोइक अम्ल होता है। ठीक है, मानव शरीर का पीएच मान कितना काम करता है? ये पीएच का जो है आपके ऊपर छोड़ता हूँ, आप एक भी सवाल अभी तक आपके लिए नहीं छोड़ा हूँ, अब हमारा वीडियो लास्ट होने वाला है। तो मानव शरीर का जो पीएच कार्य करता है वो किसके बीच करता है? कमेंट में बताइए। मैं आपको ये एनसीईआरटी का डाटा है, इस डाटा को थोड़ा सा मैं बता देता हूँ कि इस डाटा को आपको याद रखना है। ठीक है, इस डाटा को आपको याद रखना है, कुछ याद रहना रहे लेकिन ये याद रहना चाहिए। तो सबसे पहले मैं बात करूँगा शुद्ध जल। शुद्ध जल का पीएच मान जो होता है वो होता है 7। कितना? 7। और 7 जो होता है ये हमारा उदासीन वैल्यू है। क्या है? उदासीन। और जैसे जैसे हम इधर आएंगे ये सभी हमारा अम्ल होगा, और जैसे जैसे 7 से हम दूर जाएंगे ये सभी क्षारीय होते जाएंगे। तो यहाँ पे क्या है कि आपको पहला याद रखना है जठर रस। जठर रस का पीएच मान होता है 1.2। नींबू का रस का पीएच मान होता है 2.2। ये सभी लगभग में है। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का पीएच मान होता है 10। वहीं पे सोडियम हाइड्रोक्साइड विलिन का पीएच मान होता है 14। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। कली चूना का रासायनिक सूत्र क्या है? कली चूना बोले तो कैल्शियम ऑक्साइड CaO, इसी को हम क्या बोलेंगे? कैल्शियम ऑक्साइड बोल दो, इसको कली चूना बोल दो, या बिना बुझा हुआ चूना इसको बोल सकते हैं। ठीक है, ये बोल सकते हैं। नेक्स्ट, आयोडीन युक्त नमक क्या है? एकदम ये एनसीईआरटी का हूबहू क्वेश्चन है। आयोडीन युक्त नमक में जो है हम NaCl के साथ में KiO3 भी मिलाते हैं और Ki भी मिलाते हैं, पोटेशियम आयोडाइड, ये दोनों ही चीज़ मिलाते हैं। तो ऑप्शन नंबर 3 हमारा करेक्ट होगा। एकदम एनसीईआरटी का जो है ये उठाया हुआ डायरेक्ट क्वेश्चन है। प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र क्या है? प्लास्टर ऑफ पेरिस यानी कि जिसको कि आप बोलते हो POP। ठीक है, इसका रासायनिक सूत्र क्या होता है? तो देखिए POP से ही क्या बनता है हमारा? जिप्सम। ठीक है, तो जो POP में हमारा होता है वो क्या होता है? हाफ होता है हमारा हाइड्रेट H2O, और इसमें समूचा होता है, यानी कि हाफ में ट्रिक बता रहा हूँ याद रखने का। ठीक है, H2O को क्या बोलते हैं? हाइड्रेट बोलते हैं। हाइड्रेट। अब यहाँ पे मोनोहाइड्रेट और हेमी हाइड्रेट, तो हेमी है ना, क्या बोले? हेमी, तो क्या हो जाएगा ये? हेमी हाइड्रेट। ठीक है, अब इसके आगे लगा देंगे कैल्शियम सल्फेट, हेमी हाइड्रेट, ये हो जाएगा हमारा क्या? POP। तो ऑप्शन नंबर हमारा हो जाएगा यहाँ पे 3 करेक्ट। और जिप्सम में भी सेम ही चीज़ रहता है, थोड़ा सा आंसर हो जाता है CaSO4, ये हाफ के जगह जो है यहाँ पे 2 लगा देंगे, 2 H2O, यानी कि डाईहाइड्रेट हो जाएगा। आपको इसके पहले बताए थे वो हो जाएगा, वो क्या आपको याद नहीं है तो आप यहाँ से जरा समझ लीजिए। हाँ, ये आपके ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव और आपके नॉलेज सभी चीज़ के लिए इम्पोर्टेंट है, इसको समझिए। एनसीईआरटी का ये कटिंग है कि प्लास्टर ऑफ पेरिस के बारे में, जिसको शॉर्ट में POP कहेंगे, घर में यूज़ करते हैं POP, वही वाला है। देखिए बनता कैसे है? ये बनता है ये जिप्सम से। जब हम जिप्सम को 373 केल्विन पर गर्म करते हैं तब यह जल के अणु का त्याग कर देता है, करके सल्फेट अर्धहाइड्रेट यानी कि हेमी हाइड्रेट ही अर्धहाइड्रेट बनाता है। यही हमारा क्या है? POP, ये जिसका फार्मूला क्या है? CaSO4 हाफ H2O। ठीक है, ये इसे प्लास्टर ऑफ पेरिस कहते हैं। अब इसका उपयोग से भी जो है यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है, ये भी ध्यान रखिए। इस पदार्थ का उपयोग जो है डॉक्टर टूटी हुई हड्डियों को सही जगह पर स्थिर रखने के लिए करते हैं।
अब यहाँ से भी थोड़ा सा ध्यान रखेंगे, यहाँ का भी पॉइंट इम्पोर्टेंट है। होता क्या है कि जब हमारा ये प्लास्टर यानी कि ये हमारा प्लास्टर ऑफ पेरिस होता है, ये बहुत ही दिलचस्प चीज़ होती है। इसका रंग जो होता है सफ़ेद चूर्ण होता है, जो जल मिलाने पे ये जो है तुरंत जाके जिप्सम बनकर कठोर ठोस पदार्थ बना लेता है। ठीक है, ऐसे ये प्लास्टर ऑफ पेरिस है। इसमें मिला दिए थोड़ा सा जल, ये इससे रिएक्ट किया और बना लिया ये H2O, CSO4 2H2O, जिसको हम क्या बोल रहे हैं, जिप्सम। ठीक है, तो ये इस तरह से तुरंत बन जाता है। तो ध्यान रखेंगे फार्मूला, इस दोनों का ही फार्मूला इंपॉर्टेंट है। ये आपका हो जाएगा प्लास्टर ऑफ पेरिस का और ये हो जाएगा जिप्सम का। ठीक है, ओके। तो ये रहा आपके लिए सवाल। अभी जस्ट यदि आपने सही से ये क्लास देखा तो बताइए इस सवाल का सही जवाब कमेंट में, कि शल्य चिकित्सा में टूटी हुई हड्डियों को जोड़ने के लिए प्रयुक्त रासायनिक पदार्थ कौन सा है? धोबन सोडा, प्लास्टर ऑफ पेरिस, कली चूना या जिप्सम? इसका आंसर जो है आपको कमेंट में बताना है। कमेंट में ही हम रिप्लाई देंगे, किसका आंसर है रिप्लाई देंगे, आप लोग कमेंट में बताइए। ठीक है, मैं बता ही चुका हूँ, इसके बारे में बता ही चुका हूँ। चलिए, तो आज की क्लास में हमने बहुत ही शानदार प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखे, साथ में हम लोगों ने अच्छे से डिस्कशन भी किया और ये भी देखा कि NCERT का कौन सा चीज़ें कहाँ से लिए गए हैं। तो साथियों, आपको ये क्लास कैसा लगा हमें कमेंट में अपने सुझाव ज़रूर बताएं। ये रहा हमारा आज का टोटल शेड्यूल। मिलेंगे बहुत जल्द नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, बाय बाय।